तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो अब अपनी अगली जर्नी के लिए निकल चुका था, मगर रास्ते में उसे एक डेजर्ट को क्रॉस करना होता है। वो डेजर्ट काफी लंबा था और योंग फाई को ये बात मालूम थी कि उसके दुश्मन कभी भी यहाँ पर हमला कर सकते हैं, खास तौर पर डार्क चर्च। मगर यहाँ पर डार्क चर्च के बजाय एक अलग ही बंदा बाहर निकल आता है जो कि डू फैमिली का मेंबर था। वो योंग फाई को चैलेंज करता है और उसके साथ फाइट करता है, मगर जब वो उसके साथ फाइट करता है तो शुरू में तो वो योंग फाई को बिल्कुल हैरान कर देता है, क्योंकि वो सेम टू सेम उसी के ही स्किल्स को यूज कर रहा था। जिस पर योंग फाई शुरू में काफी कंफ्यूज हो गया था कि ये इसकी टेक्निक्स को कैसे जानता है, मगर बाद में जब योंग फाई अपनी डिमोनिक पावर्स को भी कंबाइन कर लेता है तो वो उस वॉरियर को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और उस वक्त योंग फाई को याद आता है कि उसके फादर ने असल में अपनी सर्वेंट फैमिली को अपना कोई सीक्रेट दिया था और वो सर्वेंट फैमिली यही डू यू फैमिली है। और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें मैंगलियर वो अपने रूम में बैठी हुई कुछ लिख रही होती है। अचानक उसे फील होता है कि कोई उसके रूम में एंटर हुआ है। वो कहती है कि कौन है वहां पर, जल्दी बाहर आ जाओ। तो डू यू वहां से कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, ये मैं हूँ, मैं असल में डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे डू यू कह सकती हो। मैं ईस्टर्न लैंड की रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ। मगर मैंगलियर नोट करती है कि ये 5th लेवल का वॉरियर है। मगर फिर डू यू देखता है कि वो लड़की उसे इग्नोर कर रही है, जिसके बाद वो भी उसे इग्नोर करते हुए एक टेबल पर जाकर वाइन पलटता है और उस वाइन को पीते हुए उस लड़की से कहता है कि फेरी मैंग, मैं जानता हूँ तुम 10 टाई सेक्ट की होली माइडान हो और तुमने हमारी डू फैमिली की रेपुटेशन के बारे में अच्छी तरह से सुन रखा होगा। तो डू फैमिली का सुनते ही मैंगलियर कहती है कि मैंने डू फैमिली के बारे में इतना सुना है कि उनके पास हजारों साल पुरानी ब्लड लाइनेज मौजूद है और वो इस दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिलीज में शुमार होती हैं। और आज से हजारों साल पहले हमारी सेक्ट की एक लेडी को डू फैमिली ने इतना फोर्स किया था कि उसे मजबूरन डू फैमिली के उस मास्टर के साथ शादी करनी पड़ी थी। ये सुनने के बाद फिर वो डूयू के सामने आकर बैठ जाती है, जिस पर डूयू से कहता है कि मेरे फेलो डिसाइपल्स अक्सर तुम्हारी खूबसूरती की बातें करते थे और मैं कहता था कि कोई इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती, पर आज मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे यकीन आ गया है कि तुम सच में लाजवाब हो। इतने में फेरी मैंग गुस्से में अपनी एविल स्पिरिट फॉर्म को अवेकन करती है, जिस पर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इस लड़की का पावर लेवल कम से कम भी 4th लेवल के पीक पे आ चुका है, या फिर ये 5th हेवन लेवल से भी ऊपर का था। मगर फेरी मैंग उससे कहती है तुम मुझसे मिलने इसलिए आए थे कि तुम यहाँ आकर बस 2 लाइनें बोल सको। मगर वो लड़का कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर लेकर आया हूँ, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगी। अगर तुम हमारे साथ मिल जाती हो तो तुम्हें हमारी डू फैमिली की इतनी पावरफुल सपोर्ट मिलेगी कि तुम जिसका सोच भी नहीं सकती। तुम जानती हो कि इस दुनिया में हमारी डू फैमिली कितनी पावरफुल है। जब तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा तो तुम हमारी डू फैमिली में शादी करने के लिए भी राजी हो जाओगी। ये सुनते ही मैंगलियर गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, जो बात कहने के लिए आए हो वही बात कहो। तो डूयू से कहता है कि फेरी मैंग प्लीज शांत हो जाओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इतना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता, खास तौर पर किसी ऐसे बंदे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कि जिसके पास एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो। बेहतर यही है कि तुम चुप करके बैठ जाओ और मेरा प्रपोजल सुनो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं। तो वो लड़की फिर डूयू से कहती है कि तुम्हारी फैमिली का जो मकसद है मेरा भी वही मकसद है, तुम लोगों को योंग फाई चाहिए, मैं भी उसे मारना चाहती हूँ और उसे मारने के लिए मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हूँ। एक मर्तबा तुम उसे ढूंढ लो और उसके साथ फाइट करो और उसे जख्मी करो, मैं उसके बाद वहां पर आऊंगी और जब वो इंजर्ड होगा तो उसे मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कहने के बाद उन दोनों की डील डन हो जाती है, मगर डूयू वहां से जाते हुए फिर से पलटकर उससे कहता है कि फेरी मैंग, कुछ देर पहले जो मैंने तुमसे शादी वाली बात कही थी मैं उसके लिए बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरा एक कजन भी है जो कि बहुत लंबे टाइम से तुम्हारी तारीफें करता है और हर वक्त तुम्हारे ही गुण गाता रहता है, उम्मीद है कि तुम उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड कंसिडर करोगी। ये कहकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है, जिस पर फेरी मैंग को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है ये योंग फाई का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये कुत्ते की मौत मरेगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता
है जब हम लोग योंगफाई को देखते हैं और उसके सामने डुयू जो कि जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है, वो योंगफाई की पावर देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था। और योंगफाई अपनी उस जाइंट बॉडी के साथ जैसे उसे मारने वाला था तो डुयू कहता है कि तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं कि तुम हमारी कोई मदद करो। तो ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर गुस्से से एक जोरदार स्लैश अटैक करते हैं। वो दोनों ही स्लैश अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डुयू जितना ज्यादा जोर लगा रहा था वो उतना ही वीक पड़ता जा रहा था। मगर योंगफाई वो इतनी पावर जनरेट कर रहा था कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका अटैक भी वो डुयू के अटैक को पुश करता जा रहा था। और देखते ही देखते योंगफाई उस अटैक के जरिए उसे इंजर्ड करते हुए वहां से पीछे धकेल देता है और फिर उससे कहता है कि तुम इन स्किल्स को प्रोफाउंड स्किल्स कहते हो। ये कहने के साथ योंगफाई उसे जैसे ही मारने की कोशिश करता है तो वो हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को दोबारा से यूज करता है, मगर योंगफाई की वो स्वॉर्ड जैसे ही उस हैंड से आकर टकराते हैं तो डुयू से रोकने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाता है, मगर उस स्वॉर्ड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि डुयू उसे नहीं रोक पाता। और वो स्वॉर्ड जैसे ही उसे हिट करने के लिए नीचे की तरफ आ रही होती है तो डुयू अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को डॉज करता है और उसकी दूसरी तरफ निकल जाता है। मगर वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि ये आखिर था क्या, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये किस तरह की पावर है। मगर योंगफाई उसकी तरफ पलट कर देखता है और उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था ना कि तुमने मेरी सारी टेक्निक्स को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। तो डुयू कहता है ये नामुमकिन है, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की कोई विल पावर नहीं देखी। ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे इस टेक्निक के बारे में मालूम क्यों नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेन फैमिली के उस मास्टर ने हमसे झूठ बोला है, उसने जरूर हम लोगों को अनकंप्लीट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है ताकि हम लोग अपनी जान को खतरे में डालें। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से अपनी वो स्वॉर्ड छोड़ता है और उसकी एनर्जी अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके साथ वो दो बड़े बड़े जाइंट हैंड्स क्रिएट करके योंगफाई को बीच में ही दबोचने की कोशिश करता है। मगर योंगफाई फौरन से अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल बेशर्म इंसान हो। ये कहते ही वो दोनों के दोनों जाइंट हैंड्स को वापस पीछे पुश करते हुए खत्म कर देता है और डुयू से कहता है कि तुमने इस टेक्निक को सच में बिल्कुल बेकार बना दिया है। आज से पहले कभी भी किसी भी बंदे ने इतनी बुरी तरह इस टेक्निक को यूज नहीं किया। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस चीज का बना हूँ और मेरी चेन फैमिली के प्रोफाउंड स्किल्स क्या हैं। इसे गॉड एंड डीमन सिंगल थॉट कहते हैं। ये वो सिंगल थॉट है जो कि अकेले ही पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसकी पावर बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर डुयू बिल्कुल हक्का बक्का हो चुका होता है। योंगफाई उसे मारने के लिए फौरन से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और उस एनर्जी को देखते हुए वो बंदा कहता है कि ये नामुमकिन है, ये तो बिल्कुल ट्रू प्योर एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने प्रोफाउंड स्किल्स को रिवर्स कर दिया है। तो योंगफाई कहता है लगता है कि शायद तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मगर डुयू को याद आता है कि उसके एंसेस्टर्स में से जिसने भी स्किल्स को रिवर्स करने की कोशिश की थी वो सब के सब लोग बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। वो योंगफाई को बताता है कि हमारी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है और इन हजारों सालों में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों ने प्रोफाउंड स्किल्स को रिवर्स करने की कोशिश की थी, मगर वो सारे के सारे लोग इतनी बुरी तरह से मारे गए कि उसके बाद फिर किसी ने भी उन स्किल्स को रिवर्स करने की कोशिश नहीं की। मगर वो सारे के सारे लोग अगर मर सकते हैं तो फिर तुम कैसे जिंदा हो और तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है योंगफाई की वो जाइंट बॉडी फौरन से डिमोनिक सोर्ड के अंदर आ जाती है और योंगफाई अपनी सोर्ड को पूरी तरह से चार्ज करते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं चेन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड बिल्कुल उसके सामने ले आता है और उससे कहता है कि अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें ये टेक्निक किसने सिखाई है और तुम किस तरह के कर्ज की बात कर रहे थे। तो डुयू कहता है कि यही वो चीज है जो कि असल में हमारी डुयू फैमिली की फाउंडेशन है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी फैमिली की फाउंडेशन तुम्हें बता दूंगा। मगर योंगफाई फौरन से अपनी सोर्ड उसके करीब ले जाता है और उसके गले पर हल्का सा कट लगाता है और कहता है कि क्या अब भी नहीं बताओगे।
क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनते ही वो लड़का फिर फौरन से बोलना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें जो पूछना है मैं बता दूंगा। सबसे पहले तो वो उसे योंगफे के फादर के बारे में बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक चेन फैमिली का मास्टर हमारे एंसेस्टर से मिला था और उसने वो प्रोफाउंड स्किल्स हमारे एंसेस्टर को दिए थे। ये सुनकर योंगफे को अब यकीन हो जाता है कि चेन फैमिली का वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि उसका फादर था। और डुयू से बताता है कि हमारे एंसेस्टर ने चेन फैमिली के मास्टर के साथ ये प्रॉमिस किया था कि इन स्किल्स को हम लोग चेन फैमिली के उस मास्टर को ट्रांसफर करेंगे जो कि हजारों साल के बाद दोबारा पैदा होगा। ये सुनते ही योंगफे उससे कहता है कि अच्छा, तो इतने हजारों सालों से तुम लोगों को लगा कि तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। मैं ये बात तो बहुत पहले ही भूल गया था कि मेरे फादर ने तुम लोगों को हमारे मार्शल आर्ट स्किल्स दिए हैं। तुम्हारी फैमिली वो मेरी फैमिली की एक सर्वेंट है और तुम लोग खुद को ईस्टर्न रॉयल फैमिली कहते हो, जबकि तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है। तुम लोग हमारे नौकर थे और आज भी तुम लोग हमारे ही नौकर हो। ये सुनते ही यहाँ पर डुयू गुस्से में आ जाता है और वो चोरी छुपे अपनी तलवार निकालकर योंगफे की तरफ जैसे ही थ्रो करता है तो योंगफे फौरन से उसे डॉज कर लेता है। और यहाँ पर डुयू को भागने का मौका मिलता है तो वो फौरन से अपनी उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर योंगफे को जाते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बस तुम इंतजार करो, देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आता हूँ। जब मैं उसके साथ यहाँ पर आऊंगा तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। पर योंगफे उससे कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये कहने के साथ वो उसका पीछा करता है तो डोंग डोंग वो भी उसके पीछे चला जाता है। जब वो बुरियन उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है तो वो फौरन से एक पेपर स्पेल यूज करता है जिसे वो पीछे की तरफ थ्रो करता है तो डोंग डोंग अपनी फायर एनर्जी अटैक के साथ उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और दूसरी तरफ योंगफे वो अपनी उसी रिंग के जरिए एक वेपन बाहर निकालता है जो कि एक बहुत ही नोकीला हैमर की तरह का होता है और योंगफे उसे जैसे ही थ्रो करता है तो वो नोकीला वेपन सीधा डुयू के पिछवाड़े पर जाके लगता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। मगर वो उसके बावजूद भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और जाते जाते कहता है कि मैं इसका हिसाब जरूर लूंगा। और डोंग डोंग जब उसका पीछा करता है तो वो उसे नहीं पकड़ पाता और कहता है कि ये लड़का तो भागने में बहुत तेज है। और डोंग डोंग योंगफे से कहता है कि तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया है ना, तुम चाहते थे कि वो यहाँ से जिंदा भागे। तो योंगफे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपने बाकी लोगों को भी बुलाकर यहाँ पर ले आए। एक मर्तबा वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं तो फिर हम उन्हें अपने जाल में फंसाएंगे। ये एरिया बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर उन लोगों को ट्रैप करना बहुत आसान होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफे वहाँ पर एक बड़े से तालाब के सामने अपना कैंप लगाकर बैठ जाता है और उन लोगों का इंतजार भी कर रहा होता है और साथ में एंजॉय भी कर रहा होता है। और डोंग डोंग को बताता है कि केली ने जो ये मुझे रिंग दी है इसके अंदर सच में बहुत ही कमाल के वेपन्स हैं। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें भी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया है। मगर डोंग डोंग उससे कहता है कि वेटर, अगर तुम मुझे चिकन विंग खिला देते तो शायद मुझे और भी ज्यादा मजा आता। अभी जो तुमने मुझे खिलाया है उससे मेरा पेट तो भर गया है पर मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। पर योंगफे को यहाँ पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो असल में एक सोर्ड थी जिसे योंगफे फिंगर्स के साथ पकड़ लेता है और उस सोर्ड को वापस फेंकते हुए फौरन से उठकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक डुयू ने किया था। उसे देखते ही योंगफे उससे फिर से कहता है कि तो मेरे सर्वेंट तुम फिर से आ गए, लगता है तुम अपने साथ एक हेल्पर भी लाए हो। वो फेरी मेंग से कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, पता नहीं तुम ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कैसे कर लेती हो, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा पार्टनर बनने के लायक है। मगर मेंग लियार नोट करती है कि योंगफे अब और भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वो योंगफे से कहती है कि तुम्हारी ओरिजिन के बारे में कोई भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम काफी मिस्टीरियस हो। मगर मैं आजकल सुन रही हूँ कि तुम ईस्टर्न रॉयल फैमिली के गद्दार हो। ये सुनते ही योंगफे उससे कहता है कि फेरी मेंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे जानने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। सच में तुम्हारे बारे में तो सोचकर अब मुझे शर्म आने लगी है। और दूसरी तरफ वो बेबी ड्रैगन उठ कर आता है और वो कहता है कि ये तो वही लड़का था ना कि जिसके पिछवाड़े पर हम लोगों ने जोरदार हैमर मारा था। वो डुयू से कहता है तुम्हारी बम्पी पर जो जख्म थे वो ठीक हो गए हैं। ये सुनकर यहाँ पर वो लड़का तो आग बगोला होने लगता है और कहता है कि अब तो मैंने फेरी मेंग के साथ एक कोलैबोरेशन कर लिया है, क्योंकि हम दोनों सेक्ट एक साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसीलिए तुम्हारे पास जीतने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेहतर यही है कि
सरेंडर करो और अपनी जान बचाओ। तो योंगफै कहता है कि मैं सरेंडर कर दूं? कुछ देर पहले तो तुम यहाँ पर पिट रहे थे और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। मैं तो यहाँ पे कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ से जाओगे और किसी को जरूर बुला कर लाओगे। मगर वो लड़का फिर फेरी मैंग से कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो लड़का फौरन से आगे बढ़ता है और फेरी मैंग अपने उस जेट प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और योंगफै अपनी सोड निकालता है और डोंग डोंग से कहता है कि तुम जरा पीछे हट जाओ। ये कहने के बाद योंगफै जाते साथ ही उस वॉरियर के साथ टकरा जाता है और दोनों ही एक दूसरे को पुश करते हुए अपना जोर लगा रहे होते हैं, मगर योंगफै उसे बहुत ही आराम से पीछे पुश कर देता है क्योंकि वो पहले ही अपनी स्ट्रेंथ को छुपाए हुए था और वो अब उसे रिवील करने लगा था। मगर यहाँ पर फेरी मैंगलियर वो मौके का फायदा उठाकर योंगफै पर छुप के हमला करने के लिए अपने रिंग्स का इस्तेमाल करती है, मगर वो रिंग योंगफै के बिल्कुल पास से होके गुजर जाते हैं और योंगफै उन्हें फिर से डॉज करते हुए अपनी सोर्ड के साथ एक ड्रैगन टेक्निक यूज करता है, जिसके जरिए वो वहां पर एक अजूरा ड्रैगन समन कर लेता है और उससे जैसे ही डुयू पर हमला करता है तो डुयू उसे नहीं रोक पाता और वहां से दूर जा गिरता है और वो ड्रैगन फिर से मैंगलियर की तरफ बढ़ने लगता है। तो मैंगलियर उसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी जाइंट हेवन सोर्ड समन करते ही उस ड्रैगन पर इतना जोर से वार करती है कि वो ड्रैगन उस सोर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर यहाँ पर योंगफै वो नीचे उस डुयू के साथ फाइट कर रहा होता है। वो मैंगलियर पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैंगलियर देखती है कि वो लड़का बुरी तरह से पिटने वाला है और काफी कमजोर पड़ गया है, जिस पर वो उसका साथ देने के बजाय वहीं पर ही खड़ी रहती है। ये देखकर डुयू से कहता है कि तुम खड़ी क्यों हो, उस पर हमला क्यों नहीं कर रही। यहाँ पर वो लड़की दिल ही दिल में कह रही होती है कि डुयू शायद तुम ये नहीं जानते कि कभी कभार जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की अहमियत होती है। तुम जिंदा रहकर मेरे किसी काम नहीं आओगे, बेहतर है कि तुम मर ही जाओ, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारी फैमिली वो योंगफै की दुश्मन बन जाएगी और वही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि योंगफै एक जोरदार स्लैश अटैक के साथ उस वॉरियर को दूर एक पत्थर पर दे मारता है, जिससे उसे और भी ज्यादा जख्म लगते हैं और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। और योंगफै वो फेरी मैंग से कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम डू फैमिली की वजह से इंजर्ड हुई हो, इसीलिए तुम उनके आगे वीक पड़ गई हो, पर लगता है कि शायद इन लोगों ने तुम्हें भी बहला फुसला कर अपना गुलाम बना लिया है और तुम इनकी वजह से मेरे साथ दुश्मनी मोड़ लेना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है ये दुश्मनी तुम्हारी और उस लड़के के बीच की है, मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनते ही डुयू कहता है तुम एक नंबर की कमीनी लड़की हो, बस एक मरतबा रुको, जैसे ही मैं अपने सेक्ट वापस जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी ये खूबसूरती तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। तुम्हारी इस हरकत की तुम्हें इतनी बुरी सजा मिलेगी कि तुम्हारे सेक्ट में कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं बचेगी। ये कहकर वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है तो योंगफै वो उसे जाने देने वाला नहीं था। इस मर्तबा वो अपनी सोर्ड को तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है। ये देखते ही डुयू अपनी जाइंट हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस हैंड के जरिए उस सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो जाइंट पंच पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो सोर्ड डुयू के हाथ से टकराते ही उसे पूरी तरह से काट कर अलग कर देती है। इससे डुयू और भी ज्यादा जख्मी होता है और उसका बहुत ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो अब दोबारा वहां से भागने के काबिल ही नहीं रहता। योंगफै के अटैक को देखते ही मैंगलियर पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि इसने 5th लेवल को अचीव कर लिया है। और यहाँ पर योंगफै वो अपनी सोर्ड निकालता है और उस लड़के से आखिरी मर्तबा कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मुझे बताओ कि तुम्हारी फैमिली ने जो कसम खाई थी उसके हिसाब से तुम लोगों को मुझे कौन कौन से सीक्रेट्स बताने हैं। मगर डुयू कहता है कि मैंने अपनी फैमिली को ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है और वो लोग बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो भी तुम्हारी जान की कोई गारंटी नहीं है। वो लोग किसी भी टाइम पे यहाँ पर आएंगे और तुम्हें कुत्ते की तरह मारेंगे। मेरी डू फैमिली इतनी ताकतवर बन चुकी है कि जिसे वो मारना चाहे वो शख्स कहीं भी छुप जाए, मेरी डू फैमिली उसे हर हाल में ढूंढ कर मारती है। तो योंगफै कहता है कि मैंने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया था और तुम्हें टाइम दिया था कि तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सको। लगता है कि शायद तुमने उस मौके का काफी अच्छे से फायदा उठाया है। मैं खुद जाकर तुम्हारी फैमिली को एक एक करके ढूंढ कर मारूं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए तुम्हें खुद जाने का ऑप्शन दिया था कि तुम जाकर अपनी फैमिली को बुला कर लाओ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी उसी सोर्ड के साथ उसे एक ही झटके में काट कर रख देता है और डुयू का काम वहीं तमाम हो जाता है।
फेरी मेंगलियार उसे अपने सामने मरता हुआ देखती है मगर कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो इसी मौके का ही तो इंतजार कर रही थी। उसके मरते ही वो फौरन से डू फैमिली को बताने के लिए निकल पड़ती है और योंगफाई ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की उसके लिए क्या साजिश करने वाली है। अगले सीन में हमें वहां पर 4 कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। चारों के चारों डू फैमिली के वॉरियर थे और वो लोग डूयू के मैसेज पर ही यहाँ पर आए थे। और एक वॉरियर कहता है कि सुना है कि वो वॉरियर चेन फैमिली के डिसेंडेंट है और दूसरा वॉरियर कहता है फाइनली उसे मारकर हम लोग अपनी फैमिली पर जो कर्स लगा है उसे खत्म कर देंगे। और तीसरा वॉरियर कहता है कि हमारे एल्डर्स वो तुम्हारे बारे में काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मारने के लिए हम 4 जीनियस लोगों को भेजा है। वहाँ पे चौथा वाला वॉरियर कहता है कि 4 शेर एक खरगोश का शिकार करने आए हैं, चलो देखते हैं कि वो किसके हाथों मरता है। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अब वहां से अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाता है और एक सिटी में एक घर पे जाकर डोंग डोंग को सुला देता है ताकि वो आराम कर सके। और उसे याद आता है कि डू फैमिली ने जो ओथ ली थी वो ओथ मेरे फादर ने लिखी थी। इसका मतलब है कि फादर को ये बात क्लियरली पता थी कि मैं हजारों सालों के बाद दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी रीइंकार्नेशन वो डिवाइन और डिमोनिक क्यों है। मैं दोनों की दोनों पावर्स को अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ। मेरा फादर भले ही वो बहुत ताकतवर था मगर उसके बावजूद भी उसने इतना दूर का फ्यूचर देख लिया था। वो विंडो खोलकर बाहर की तरफ देखता है, बाहर लोग कह रहे होते हैं कि वेस्ट में आजकल ईस्टर्न कल्टीवेटर्स घूम फिर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो ईस्टर्न कल्टीवेटर्स वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द है। और दूसरा वॉरियर कहता है अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ईस्टर्न रॉयल फैमिली का भी कोई वॉरियर यहाँ पे आया था। पर वो पहले वाला कहता है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए तो नहीं आए। और सुनने में आया है कि वो चारों के चारों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और हर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम योंगफाई है। यहाँ पर छोटी छोटी फैमिली से लेकर बड़ी बड़ी फैमिलीज वो सिर्फ उसका पीछा कर रही हैं। ये सब कुछ देखकर मुझे आज से हजारों साल पुरानी श्वान वार याद आ रही है। लगता है कि अब बहुत जल्द हम लोगों को कोई बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर सुनने को मिलने वाली है। तो योंगफाई ये सारी बातें सुनने के बाद समझ जाता है कि हर कोई शख्स उसके पीछे पड़ा है। मगर अचानक उसका दरवाजा कोई खटखटाता है तो योंगफाई ये देखकर हैरान होता है कि उसके कमरे में कौन आया है। मगर जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर हमें लियोन को दिखाया जाता है। वो सीधा योंगफाई की तरफ आता है और कहता है कि ब्रदर तुमसे मिले काफी टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तो योंगफाई कहता है कि ब्रदर लियोन मेरे ख्याल से हम लोग एक दूसरे को इतना भी अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए बेहतर यही है कि हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो लियोन कहता है कि क्या तुम्हें ग्रेट ड्रैगन सोर्ड चाहिए। उस ड्रैगन सूट का सुनकर योंगफाई बिल्कुल हैरान हो जाता है और लियोन उसे बताता है कि ग्रेट ड्रैगन स्वॉर्ड वो इस दुनिया में एक लौता है, ऐसा डिवाइन वेपन है कि जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। उस स्वॉर्ड के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो स्वॉर्ड गॉड्स तक को खत्म कर सकती है। अगर तुम मुझे बस एक छोटी सी फेवर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ड्रैगन स्वॉर्ड कहाँ है। मगर योंगफाई दिल ही दिल में कह रहा होता है कि वो स्वॉर्ड हजारों साल पहले गायब हो चुकी थी, उसके ट्रेसेस तक का किसी को पता नहीं था, मगर इस लड़के ने कैसे ढूंढ लिया। वो लियोन से कहता है कि मुझे ड्रैगन ब्लेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर लियोन कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि हमारे क्लान का एक इमोर्टल जो के होली चर्च की श्राइन में गया था वो हजारों सालों से वहां फंसा हुआ है, हमें उसे हर हाल में वापस लाना होगा। हमारी कंट्री वो बहुत बड़े खतरे में है और हम सब लोग अपने कंट्री को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास डिवाइन ब्लड नहीं है, हमें डिवाइन ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनते ही योंगफाई कहता है कि होली बुक जो के चर्च ऑफ लाइट के पास ही होती है, मुझे उसकी जरूरत है। अगर मैं इसकी हेल्प करता हूँ तो मैं उस बुक तक पहुँच सकता हूँ। यहाँ पर लियोन वो ये सोच रहा था कि शायद ये उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, इसीलिए वो फौरन से यहाँ पर ओथ लेता है और कहता है कि मैं गॉड की कसम खाते हुए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे अनडेड वॉरियर जिंदा निकल जाए या फिर मुझे हेल फायर के जरिए जलाया जाए। उसकी ओथ लेने के बाद योंगफाई समझ जाता है कि अब मुझे इसका ही फायदा उठाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसके साथ
वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो अब हमें होली चर्च के सीक्रेट रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये बात डोंग डोंग सुन लेता है और वो कहता है कि क्या तुम लोग अकेले अकेले जा रहे हो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगले सीन में हमें उस सिटी के नीचे मौजूद एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ हलचल होती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।